जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल साइंस शिक्षा में। हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 10th हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 समाजवाद और साम्यवाद। पिछले वीडियो में लोग पढ़ चुके थे समाजवाद किसे कहते हैं। समाजवाद दो प्रकार के होते हैं, यूटोपियन समाजवाद और वैज्ञानिक समाजवाद। फिर हमने कुछ यूटोपियन समाजवादियों के विचारों को पढ़े थे, ठीक है, जैसे कि सेंट साइमन, लुई वला, रॉबर्ट ओवन, ठीक है। फिर हमने पढ़ा था कार्ल मार्क्स के जीवनी के बारे में कि कार्ल मार्क्स का कैसे कैसे जीवन में क्या क्या हुआ था, ठीक है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं साम्यवाद के बारे में, ठीक है। तो हमारा चैप्टर का नाम ही है समाजवाद और साम्यवाद। तो समाजवाद क्या था हम लोग समझ चुके हैं, तो अब हम लोग समझेंगे साम्यवाद क्या है। साम्यवाद को इंग्लिश में कम्युनिज्म कहा जाता है, ठीक है। आपको हम समझाए थे कि समाजवाद में क्या होता है, वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन करने के जो साधन होता है उसका अधिकार देश की सरकार के पास हो तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, समाजवाद। यानी कि उत्पादन के साधन का अधिकार देश की सरकार के हाथ में होगा तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, समाजवाद। क्लियर, ताकि वो समाज के भलाई के लिए काम कर सके। क्लियर। अब साम्यवाद क्या कहता है समझिएगा, ऐसी विचारधारा जिसके अंतर्गत वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन के साधन का अधिकार एक वर्गहीन समाज के पास हो तो उसे साम्यवाद कहते हैं। समझिएगा बाबू, तो ऐसी विचारधारा जिसके अंतर्गत वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन करने का जो साधन होता है उस साधन का अधिकार यदि वर्गहीन समाज के हाथ में हो तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, साम्यवाद बोलेंगे। वर्गहीन समाज कहने का मतलब क्या, एक ऐसा समाज जिसमें किसी भी प्रकार का कोई वर्ग ना हो। जैसे कि याद है आपको पूंजीवाद के अंदर पूंजीपति लोग होते थे, श्रमिक होते थे, लेकिन साम्यवाद के अंदर जो वर्गहीन समाज होगा उसमें किसी भी तरह का ना तो कोई पूंजीपति होगा, ना श्रमिक होगा, ना अमीर होगा, ना गरीब होगा। तो इस तरह के समाज को हम लोग वर्गहीन समाज कहते हैं, ठीक है। और जब वर्गहीन समाज के पास उत्पादन करने का साधन का अधिकार होगा तो इस विचारधारा को क्या बोलेंगे, साम्यवाद यानी कि कम्युनिज्म। समझ में आई बात, उम्मीद करते हैं आपको साम्यवाद समझ में आया होगा, ठीक है। तो हम लोग समाजवाद पढ़ लिए, साम्यवाद पढ़ लिए। अब हम लोग देखते हैं कि समाजवाद और साम्यवाद में क्या अंतर है। क्लियर, चलिए तो हम लोग समझते हैं इस चीज को। तो देखिए बाबू, समाजवाद और साम्यवाद में अंतर, एक तरफ समाजवाद और दूसरी तरफ साम्यवाद। जब भी दो चीजों के बारे में अंतर कहे तो आप इस तरह से कॉलम बना लीजिए, एक तरफ एक हिस्सा लिखिए, दूसरा तरफ दूसरा हिस्सा का, ठीक है। तो समाजवाद सबसे पहला डिफरेंस होगा डेफिनेशन के ऊपर, ठीक है। तो समाजवाद का डेफिनेशन क्या कहता है, वैसी विचारधारा जिसके अंतर्गत वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन का अधिकार देश की सरकार के हाथ में हो तो उसे क्या कहते हैं, समाजवाद, ठीक है। क्लियर। तो वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन करने का साधन यदि देश की सरकार के हाथ में होगा तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, समाजवाद कहेंगे, ठीक है। साम्यवाद किसे कहेंगे, तो वैसी विचारधारा जिसके अंतर्गत वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन करने का जो साधन होगा उसका अधिकार एक वर्गहीन समाज के हाथ में होगा तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, साम्यवाद। क्लियर। समाजवाद में क्या होगा, किसके पास अधिकार होगा, देश की सरकार के पास होगा। साम्यवाद में किसके पास अधिकार होगा, वर्गहीन समाज के हाथ में होगा, ठीक है। अब आइए पॉइंट नंबर 2, समाजवाद जो है वो वर्ग समन्वय में विश्वास रखता है। यह वर्ग समन्वय में विश्वास रखता है, कहने का मतलब है कि समाज के अंदर क्लासेस होंगे, वर्ग होंगे, लेकिन सभी वर्ग को आपस में मिलजुल करके रहना चाहिए, ठीक है। क्लियर। दोनों के बीच में तालमेल बैठा रहना चाहिए। समझ में आई बात। क्लियर। जैसे समाज के अंदर मान लीजिए कोई पूंजीपति है, कोई श्रमिक है, तो दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन बना होना चाहिए, तालमेल बना होना चाहिए, समन्वय रहना चाहिए। समझे बात को, दोनों को मिलजुल करके दोनों के ग्रोथ के लिए काम करना चाहिए। समझे बात को, समाजवाद ये कहता है। जबकि साम्यवाद क्या कहता है, यह वर्ग संघर्ष में विश्वास रखता है, ठीक है। साम्यवाद किसमें विश्वास रखता है, वर्ग संघर्ष। साम्यवाद यह कहता है कि अगर समाज के अंदर वर्ग होंगे तो एक दूसरा का, पहला वर्ग जो है वो दूसरे का शोषण करेगा ही, और दूसरे को अगर अपना अधिकार चाहिए तो उसको उससे संघर्ष करना पड़ेगा। यानी कि समाज के अंदर अगर वर्ग है तो संघर्ष करना पड़ेगा। समझ में आई बात। जबकि समाजवाद किसमें विश्वास रखता है, वर्ग समन्वय में, और साम्यवाद वर्ग संघर्ष में विश्वास रखता है। क्लियर। अब देखिए बाबू पॉइंट नंबर 3, यह समाज में शांतिपूर्ण परिवर्तन चाहता है। अब देखिए समाजवाद का कॉन्सेप्ट भी क्यों लाया गया था,
ताकि श्रमिकों की स्थिति बेहतर हो सके, मजदूरों की स्थिति बेहतर हो सके। क्लियर। तो समाजवाद कहता है कि समाज के अंदर परिवर्तन आनी चाहिए, लेकिन वो परिवर्तन शांतिपूर्ण तरीके से होने चाहिए, कभी भी उसमें हिंसक गतिविधि नहीं होना चाहिए। जबकि साम्यवाद कहता है कि यह समाज में क्रांति चाहता है। ठीक है, साम्यवाद क्या चाहता है? समाज में क्रांति। कहने का मतलब यह है कि साम्यवाद कहता है कि आप शांति लाने का प्रयत्न कीजिए, अगर आप परिवर्तन लाने का प्रयत्न कीजिए, लेकिन अगर शांतिपूर्ण तरीके से नहीं हो पाता है तो हम लोग परिवर्तन के लिए, क्रांति के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? हिंसक तरीके भी अपना सकते हैं। समझे बात को? क्लियर। अब देखिएगा बाबू, पॉइंट नंबर 4, प्रत्येक को उसके कार्य के अनुसार लाभ मिलना चाहिए। समाजवाद कहता है कि प्रत्येक को उसके कार्य के अनुसार से लाभ मिलना चाहिए। जो व्यक्ति जिस हिसाब से काम करेगा उस हिसाब से ही उसको लाभ मिलेगा। समझ में आई बात? ये किसका कहना है? समाजवाद का। याद है आपको समाजवाद की मूलभूत नारा? प्रत्येक को उसके क्षमता के अनुसार एवं प्रत्येक को उसके कार्य के अनुसार, यानी कि प्रत्येक को उसके कार्य के अनुसार उसे लाभ मिलेगा। जबकि साम्यवाद ये कहता है कि प्रत्येक को उसके आवश्यकता के अनुसार लाभ मिलना चाहिए। यहां पे काम के अनुसार लाभ नहीं मिलेगा, यहां पर काम के अनुसार लाभ नहीं मिलेगा, यहां पे जितनी आवश्यकता होगी उस हिसाब से आपको लाभ मिलेगा। समझ में आई बात? तो समाजवाद और साम्यवाद के बीच के अंतर को बढ़िया से आप लोग समझ लीजिएगा। ठीक है, समाजवाद क्या कहता है? तो वस्तुओं के उत्पादन के साधन का अधिकार किसके हाथ में होना चाहिए? देश की सरकार के पास। ठीक है, क्लियर। साम्यवाद क्या कहता है कि उत्पादन के साधन का अधिकार वर्गहीन समाज के पास होगा। क्लियर। समाजवाद वर्ग समन्वय में विश्वास रखता है, साम्यवाद किसमें विश्वास रखता है? वर्ग संघर्ष में विश्वास रखता है। समाजवाद शांतिपूर्ण परिवर्तन चाहता है, जबकि साम्यवाद सशस्त्र क्रांति चाहता है। क्लियर। उसके बाद समाजवाद क्या कहता है? प्रत्येक को उसके कार्य के अनुसार लाभ मिलना चाहिए, जबकि साम्यवाद कहता है प्रत्येक को उसके आवश्यकता के अनुसार लाभ मिलना चाहिए। क्लियर। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। आगे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक आगे कंटिन्यू करेंगे आगे के वीडियो में। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ने वाले मार्क्स के सिद्धांत के बारे में। ठीक है, मार्क्स के सिद्धांत को पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे प्रथम अंतरराष्ट्रीय संघ और फिर द्वितीय अंतरराष्ट्रीय संघ, और उसके बाद हम लोग शुरू कर देंगे रूसी क्रांति के कारण, क्योंकि रूसी क्रांति ही पढ़ना हम लोग को इस चैप्टर के अंदर। ठीक है, तो मन से पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।